हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज बेटा हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर और पोटेंशियल यूनिट करेंगे। तो ये सेकंड यूनिट है हमारी फिजिक्स की और हम यहाँ पे एक शॉर्ट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास में है। तो बिना समय खराब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज बेटा हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर और पोटेंशियल यूनिट करेंगे। तो ये सेकंड यूनिट है हमारी फिजिक्स की और हम यहाँ पे एक शॉर्ट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम बिल्कुल पास में है। तो बिना समय खराब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो ये दो पार्ट होंगे, पोटेंशियल का दूसरा कैपेसिटर का। तो पहले हम पोटेंशियल करेंगे। तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल होता है किसी की क्षमता होती है कोई भी जैसे एनर्जी को स्टोर करना ही पोटेंशियल। जैसे हम एक स्प्रिंग को दबा के रखते हैं, हमारे पास एक स्प्रिंग, उसको हम दबाते हैं, फिर जैसे उसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग उछलता है। ठीक है, ये सब किस में होगा? पोटेंशियल के अंदर। तो हम पहले जो टॉपिक डाल लेते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। और बेटा पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। फिल करो उसको। तो यहाँ पे जो W होता है ये क्या होता है? वर्क डन होता है। और Q यहाँ पे क्या होता है? चार्ज। और V क्या होता है? पोटेंशियल। V क्या होगा? पोटेंशियल। W क्या होगा? वर्क डन। और Q क्या होगा? चार्ज होगा। अब जो वर्क डन होती है इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, और पोटेंशियल की होती है वोल्ट। हमें बेसिक ये चीज यहाँ से पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछता है। इसके अलावा एसआई यूनिट की बात करें तो अगर पोटेंशियल की यूनिट नॉर्मल वोल्ट बोलनी है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या बोलोगे? जूल पर कूलम, यानी J(C-1). इसके अलावा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो V से डिनोट करेंगे, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो बेटा वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क निकालने का 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चार्ज। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, डायमेंशन क्या होता है? M1L1 T की पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट को किसे डिनोट करेंगे? L से। और Q इज इक्वल टू क्या होगा? IT। I इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू क्या हो गया? IT। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं इसको M1 L इंटू L क्या हो जाएगा? L का स्क्वायर T की पावर -2। यहाँ से ये I मतलब एम्पियर करंट ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। और T ऊपर जाएगा तो T भी -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? M1 L का स्क्वायर T की पावर -3 और A की पावर -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल क्या आ गया? M1 L स्क्वायर T की पावर -3 और A -1। तो ये हमारा क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है? स्टोर होता है किसी भी एनर्जी का। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे घड़ी में के सेल होते हैं उनमें पोटेंशियल होता है। जो आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है वो पोटेंशियल होता है। इसके अलावा आपके शरीर में भी पोटेंशियल होता है। आप लोग खाना खा के आते हो
और उसका पूरे दिन यूटिलाइज करते हो, एनर्जी होती है आपके अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। जैसे कोई व्यक्ति काफी दिनों से भूखा है तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। और अगर आदमी के अंदर एनर्जी है तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, स्टोर करना एनर्जी को। तो इसका यहाँ से हमने पता लगाया। अब इसका टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। अब टॉपिक डाल लेते हैं इसी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं वन पॉइंट चार्ज से। तो सबसे पहले ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, डायग्राम से ही यहाँ से क्लियरिटी आएगी। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पॉइंट को लेट कर लेना है। ये हमारा ओ पॉइंट है और ओ पॉइंट पे हमने एक चार्ज रखा हुआ है जिसका क्या चार्ज है, क्यू पॉजिटिव। इससे हम एक इन्फिनेटिव डिस्टेंस में यहाँ पे हम एक चार्ज कंसिडर कर लेते हैं क्यू नॉट, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे क्यू पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी क्यू पॉजिटिव है, पर ये कहाँ पे इन्फिनेटिव पोजीशन पे रखा है। तो इन्फिनेटिव पे काफी दूर होता है। देखो एक मैग्नेट यहाँ है, एक यहाँ पे है, इतनी दूर है। अगर हम इनको पास में लाएंगे तो ये अट्रैक्शन रिपल्सन दिखाएंगे। बाकी काफी दूर है तो ना तो इसको पता है कि मेरे को इधर आना है, या फिर इसको पता है। चार्ज की प्रॉपर्टी आप समझते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव इसको हम थोड़ा सा इधर धकेल के लाते हैं ऐसे। तो मैं जैसे इसको एक एम पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो एम पॉइंट पे लाने के बाद जैसे हम इसको एम पॉइंट पे लेके आते हैं, ठीक है, ये हमारा जो एम पॉइंट आ गया। एम पॉइंट पे लाने के बाद इसमें थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है, ये जैसे कि देखो ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, काफी दूर है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे मैं इसको यहाँ पे लाया तो ये ऐसे ऐसे हल्के हल्के टिल्ट होने लग गए, हमें पता लग गया हाँ कुछ तो इसमें है। उसके बाद मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कंसिडर कर ली, कितनी, एक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं, इतना इधर लेके आया मैं, इसको मैं लेके आता हूँ बेटा एन पॉइंट पे। डायरेक्शन ध्यान रखो, ये डायरेक्शन है, एन पॉइंट पे लाया मैं इसको। एन पॉइंट पे जैसे ही मैं इसको लेके आता हूँ तो इस चार्ज के कारण एक फोर्स लगती है, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है क्यू पॉजिटिव, इस क्यू पॉजिटिव, अब क्योंकि मैं इस क्यू पॉजिटिव कहाँ पे ले आया, इधर ले आया हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये चार्ज इसको उधर धकेलेगा। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, उधर की साइड। तो फोर्स किधर लग रही है, उधर, और डिस्प्लेसमेंट यानी dx किधर हो रहा है, उधर। समझ में आ रही बात। टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी x है, मैं इसको उधर धकेल रहा हूँ तो कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, dx। उधर से इस चार्ज के कारण एक फोर्स लग रही है इधर, उसका हम f से डिनोट कर रहे हैं, अपोजिट फोर्स। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो कितना बन गया, 180 डिग्री का बन गया, और वो हमें काउंट कर रहा है। साथ में हम यहाँ पे एक पी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस। अब हम यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं। तो देखो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx है, ठीक है। तो हम इसको जब भी वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लगता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ अपन dw इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर। जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो एंगल कौन सा यूज होता है, कोस थीटा। तो एफ dx कोस, और कोस कितने डिग्री का लगेगा, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का लगेगा। और हमको पता है कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1। इसको याद रखना टेबल के अंदर। तो dw इज इक्वल टू एफ dx, कोस की वैल्यू होगी -1, तो माइनस को आगे ले आएंगे तो क्या बचेगा, f इंटू dx, ये वैल्यू आ जाएगी dw की। इतना हमें यहाँ से क्लियरिटी मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कूलम्ब लॉ का प्रयोग करेंगे इसके अंदर। तो dw इज इक्वल टू, कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब हमारे पास दो चार्ज हमने कंसिडर किए हैं भाई, एक क्यू ले लो, एक क्यू नॉट ले लो, अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितनी, x, तो x का स्क्वायर
इनटू में क्या कर लेंगे dx। ध्यान दो f इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, r नहीं हमारा टोटल डिस्टेंस x है, इनटू में dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों से हम q और q नोट को बाहर ले लेंगे और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या गया कॉमन। साथ में हमारे पास यहाँ पे माइनस का जो साइन था उसको भी बाहर रखेंगे। अंदर हमारे पास बच गया 1/x² तुम्हें dx। इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए इधर, तो फ्रॉम द लास्ट हमारे पास इसका भी हम इंटीग्रेशन करेंगे w टू 0 की लिमिट में, और बाहर हमारे पास आए q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम x के पावर 2 को ऊपर भेजते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर -2, और dx को हम क्या लिख सकते हैं +1। सेम जिस पावर से हम ऊपर लिखी वही पावर से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा x की पावर -2 +1, क्या बचेगा x की पावर -1, और नीचे भी -1 माइनस ऑफ q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इधर अगर हम यहाँ से x की पावर -1 देखो यहाँ पे है, अगर हम इसको नीचे लेके आते तो ये क्या हो जाता है 1/x प्लस का, पर हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस तो रखना ही पड़ेगा x की पावर -1, और लिमिट माइनस से माइनस काट दे, लिमिट रखेंगे r से लेके इन्फिनिटी। हम इसको r की तरफ लाना चाह रहे हैं पर ये जा कहाँ रहा है, इन्फिनिटी की साइड जा रहा है, तो हम इसको लिमिट में यूज करेंगे, और w की लिमिट लगे यूज करने के बाद क्या आ गया हमारे पास dw का w-0, और w-0 क्या होता है w होगा, तो q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट यूज कर दो, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो हमारे पास टोटल जो वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r सीधा बाहर चला जाएगा यहाँ से, और फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो w की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, जो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जो हमने काउंट करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, और v निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने लास्ट वीडियो में अभी लास्ट टॉपिक में बताया था, v इज इक्वल टू w अपॉन q। तो w की वैल्यू क्या है q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू में q। देखो q तो इससे q कट जाएगा, तो q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। यानी v इज इक्वल टू, हम इसको q नोट को नॉर्मल q भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमारा क्या आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वन पॉइंट चार्ज। तो एक बार फटाफट से इस टॉपिक को दोबारा से देख लो आप लोग, तब तक मैं दूसरा टॉपिक का नाम बताता हूँ आपको। तो इस ये टॉपिक 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो एक 5 नंबर में आता है वो टॉपिक करेंगे अब इसके बाद। तो ये 3 नंबर का था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारा ये इंस्टीट्यूट मानेसर के अंदर है, बिल्कुल मेन रोड से 200 मीटर के पास, बिल्कुल एक शांत वातावरण में है। आप हमारे यहाँ पे आके ऑफलाइन बैच में स्टडी कर सकते हो, फीस बिल्कुल लिमिटेड है यहाँ पे, और बाकी ऑनलाइन बैच में बने रहे आप लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा इसलिए क्लियरिटी बनाए रखें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कलरफुल मार्कर लेके आएंगे। अब की बार लास्ट मैंने बोला था पर सर वो शायद याद नहीं रहा होगा, क्योंकि ये चार्ज वगैरह बेटा कंसीडर करने के लिए हमें मार्कर की जरूरत पड़ती है अलग डिफरेंस की। चलो देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं डाइपोल, ये -q है और ये क्या है +q। हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल की कंडीशन क्या होती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a होता है। लेट कर लिया हमने एक डाइपोल, ए बी से डिनोट करना चाहते हैं ए बी डाल देंगे। ए बी एक डाइपोल है, -q चार्ज इधर है, इधर +q है, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 2a है। अब अगर मैं इधर एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो किसमें आएगा, ये एक्सल लाइन में आएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो इक्वेटोरियल में, तो ना तो मैं एक्सल चाहता हूँ ना ही मैं इक्वेटोरियल, तो मैं क्या करता हूँ एक थीटा एंगल पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, थीटा पे एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लिया,
और फिर हम क्या करते हैं, इसको हमने मान लिया आर वेक्टर और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया R1 वेक्टर और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया R2 वेक्टर। ठीक है, और इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं, P पॉइंट हो गया ये, और ये हमारा O पॉइंट हो गया। ठीक है, डायग्राम क्लियर है यहाँ से। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये हमारा R1 वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर है ये वाला और ये वाला, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है और ये R क्या रिजल्टेंट वेक्टर है। ए और बी हमारे दो चार्ज होंगे, सेपरेशन डिस्टेंस 2 है, इतना ए इधर है और ए इधर है। अगर मैं बात करूँ तो ए इधर कितनी हाइट बच गया बेटा, ए इधर बच गया और ए इधर बच गया। ठीक है, तो हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं ए पॉइंट पे भी और बी पॉइंट पे भी। तो ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट पे पोटेंशियल की पोटेंशियल एट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अभी लास्ट वीडियो में सर हमने बताया था कि v इज इक्वल टू होता है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हमने लास्ट वीडियो में यानी कि अभी लास्ट टॉपिक में देखा था। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हमें ये देखना है। तो v इज इक्वल टू q अपॉन में, अब देखो पोटेंशियल हमने यहाँ पे माइनस यूज करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस का की कारण कर रहे हैं यानी v1 निकालेंगे ये पॉइंट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा v1 एंड v2 निकालेंगे तो देखो v1 क्या है माइनस क्यू है और v2 किस पे आएगा प्लस क्यू पे। तो v2 में क्या रख देंगे प्लस क्यू अपॉन में यहाँ पे r1 रखो और यहाँ पे r2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। आ रही बात समझ में? देखो इस पॉइंट पे r1 है, इस पॉइंट पे r2 है, तो हमने रख दिया। अब क्या निकालेंगे नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल कितना होगा v इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो v1 की वैल्यू कितनी है माइनस का q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 प्लस q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा q माइनस लेना चाहो तो ले लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, बाकी इसको हम इस प्रकार ना लिख सकते हुए क्योंकि पॉजिटिव का केस है, हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख लेंगे ताकि ये जो माइनस साइन है वो डिफेक्ट ना डाले। v2 प्लस v1, तो v2 की वैल्यू क्या है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 और फिर v1 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। दोनों से हम q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, पोटेंशियल की आ गई। यहां तक हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर हम इसका निकालेंगे रिजल्टेंट। जब भी रिजल्टेंट क्यों निकालेंगे वो चीज समझो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्लियर आंसर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इधर, और जब ये बढ़ेगी और इसको बढ़ाने का तात्पर्य क्या है वो भी समझाऊंगा आपको। अब देखो इस चीज को समझो कि ये जो लाइन थी, अब ये वाली आ रहा है और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एम पॉइंट। इधर देखो जो हमारे पास एपी यानी पी एपी लिख लो, एपी जो लाइन है वो कितनी है R1 वेक्टर है और इस पॉइंट को हमने ओ नाम दिया है, ओपी कितना है R वेक्टर है। पर देखने में देखो कि ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये हमें बड़ी लग रही है, ये छोटी लग रही है, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे एपी बराबर में है, एपी को हम क्या लिख सकते हैं एम ओ प्लस में ओपी, ऐसे लिख लो एम ओ प्लस में ओपी। समझो इस चीज को, ये जो एपी लाइन है ये बड़ी है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एम ओ प्लस में ओपी। हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि जो एपी लाइन है ये बराबर में एमपी लाइन, पहले ऐसे लिख लो एपी बराबर में एमपी लाइन। तो एपी बराबर में होगा एमपी क्या है, एमपी क्या होगा एमओ प्लस में ओपी, एमओ प्लस में ओपी। ठीक है, और एपी की वैल्यू कितनी है देखो एक बार, एपी कितना है R1 है प्लस ओ एम की वैल्यू हमें नहीं पता यानी ओ एम ओ की वैल्यू नहीं पता, ओपी की वैल्यू पता है, ओ से पी की वैल्यू कितनी R है। ठीक है, तो हमें ओ एम ओ यानी एम ओ की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें इसको मान लेना है कि इसकी वैल्यू हमें निकालेंगे।
और सेकंड कंडीशन बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो हम ये, अगर हमारा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये तो सिंपल सी बात है, मैथ पढ़ते हो आप लोग। अब ये जब ये थीटा जिस पे बन रहा है, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और बेस। देखो तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, ट्रायंगल ऑफ, इधर करवा देता हूँ, ट्रायंगल ऑफ ए ओ एम। ए ओ एम के अंदर हम क्या निकालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें देखो हमारे पास एच है, तो आप लोगों ने देखो ये बी अपॉन में एच, ये क्या होता है, कोस थीटा होता है, पढ़ाई। और बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास है नहीं, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है, बेस हमारा ये हो गया, और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है, तो इसलिए कोस थीटा निकाल रहे हैं। कभी आप सोचे तो कोस थीटा निकालने का तो तात्पर्य है वो क्या है, क्योंकि हमारे पास बेस कितना है, बेस कितना है हमारा ओ एम, और हाइपोटेनस कितना हो गया ए ओ, तो कोस थीटा इज इक्वल टू ओ एम कितना है, ओ से एम हमें मालूम नहीं है, और ओ ए से ओ कितना ए है, तो यहां से ओ एम की वैल्यू क्या आ गई, ए कोस थीटा, ठीक है। अब जो हमने, सॉरी मैं यहाँ पे ना एम ओ लेके चलता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एम ओ, और इधर भी एम ओ रखते हैं, तो कंफ्यूजन आपकी क्लियरिटी नहीं आनी चाहिए। एम ओ की वैल्यू क्या आ गई, ए कोस थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको, ऐसे अगर इक्वेशन मान के चलो तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, अब लिख लो पुट सेकंड इंटू फर्स्ट। अब देखो R1 बराबर में MO की वैल्यू कितनी है, ए कोस थीटा प्लस में R, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखने में देखो, ये वाली जो लाइन है OP, ये लाइन बड़ी लग रही है हमने, और ये क्या लग रही है, छोटी, देखो देखने में लग रहा है अलग से, OP लाइन बड़ी है, और ये जो लाइन है BP ये क्या है, छोटी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम सोचते हैं कि भाई इतनी लेने की लाइन की लगभग यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक, और यहाँ जैसे मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लेता हूँ, एन पॉइंट, यानी PN लाइन अब PB के बराबर हो जाएगी, ये हम मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेंगे, ठीक है। तो सेम पॉइंट मान लिया हमने, ये एन पॉइंट। बाकी पहले इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, सेकेंड इक्वेशन कैसे लिखो देखो, जो PO लाइन है, ठीक है, या OP मान के चल रहे हो, OP लाइन है, या पहले उधर क्या लोगे, BP, BP बराबर में जो BP लाइन है वो बराबर में क्या होगी, उसको हम लिख सकते हैं PO। देखो बी जो PB लाइन है, ये जो हमारी PB लाइन है, ये सॉरी PB लाइन है, ये बराबर किसकी होगी, NP लाइन की होगी। और NP को क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देता हूँ, तो मैं समझाता हूँ आपको। PB बराबर में होगा NP ले लो, ठीक है, यानी PN ले लो, PN। और PN लाइन को आप क्या लिखोगे, PB बराबर में PN कैसे लिखा जाएगा, PO, टोटल लाइन क्या है, P से O माइनस कर देंगे इसमें से ON, PO में से ON घटा दो, देखो ये टोटल कितनी है, P से O की लेंथ कितनी है, R है, इसमें से अगर हम ये घटा देते हैं तो ये वाली लाइन बन जाएगी। दोबारा समझो, P से B हमारी कितनी है, R2 है, और P O से P क्या है, R है, तो हमें इसकी सिमिलर लेनी है, तो हम ये पॉइंट ले लिया, और हम इस वाले PN लाइन को हमने इसकी सिमिलर दिखा रहे हैं। तो PP बराबर में होगा PO, टोटल कितनी है PO में से ON घटा दो, ये बच जाएगी, ये निकाल लीजिए हमें। तो PB कितना है, R2 बराबर में P से O कितना है, P से O कितना है, R है, माइनस ON। अब ON के लिए दोबारा से हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी एक एंगल निकालना पड़ेगा, सेम इस प्रकार से ट्रायंगल ले लो, BON, ट्रायंगल ऑफ BON, ट्रायंगल ऑफ BON में क्या करोगे, सेम वही cos थीटा निकलेगा, क्योंकि हमारे पास देखो ये वाला चीज क्या है, हाइपोटेनस हो गया, सॉरी ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो B अपॉन H होगा, बेस कितना है देखो एक बार, ON, और हाइपोटेनस क्या है, OB, तो ON की वैल्यू कितनी है, नहीं मालूम, OB की वैल्यू कितनी है, O से B कितना होगा, जितना O से होता है यही है, ठीक है, ये भी क्या होगा, A होगा, तो अपॉन में A कर दिया, तो यहाँ से ON की वैल्यू निकालोगे, यानी ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन में A, तो ON की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ए कोस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, इसको यूज कर लेते हैं हम इस इक्वेशन में, या फिर इसको थर्ड मान लो और उसको मान लो फोर्थ। अब क्या करेंगे, फोर्थ की वैल्यू को थर्ड में रखते हैं, पुट वैल्यू ऑफ फोर्थ इन थर्ड। तो R2 वेक्टर बराबर में R माइनस ओ एन कितना है, ए कोस थीटा। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर, तो इसको हमने पांचवी मान लेते हैं, ये भी आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये R1 और R2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो देखते हैं, तो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2। तो R2 की वैल्यू बताओ कितनी आई है, R माइनस यानी कि R माइनस ए कोस थीटा, बीच में क्या है माइनस है, 1/R1 की वैल्यू क्या आई है, ए कोस थीटा प्लस आर, प्लस वाला है कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो आर प्लस ए कोस थीटा, ताकि एलसीएम में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेम लिख देते हैं आर माइनस ए कोस थीटा और आर प्लस ए कोस थीटा। माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, क्या बचेगा आर प्लस ए कोस थीटा, और यहाँ पे माइनस, अब प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, क्या बचेगा आर माइनस ए कोस थीटा, और बाहर सेम एज इट इज यू की यूं रहने वाला है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर माइनस का हो जाए, कट जाएगा, ये ए प्लस का है और माइनस माइनस प्लस, क्या बचेगा 2a कोस थीटा, क्या बचेगा 2a कोस थीटा। देखो समझो बात को, आर से आर कट गया, यहाँ पे ए कोस थीटा प्लस का है और ये ए कोस थीटा माइनस का है, पर यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए कोस थीटा, और नीचे क्या बचेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब टू क्यू इंटू टू ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, यानी पी बच गया, पी कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो गया। एक बार फटाफट से आप अपना देख लो, उसके बाद हम अगला टॉपिक चालू करने वाले हैं। पोटेंशियल के सिलेबस में दो ही टॉपिक है, उसके बाद अब हमारे चलेंगे एरिया वगैरह वाले के टॉपिक चलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, यानी कि हमने पोटेंशियल कर लिया, अब हम कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर में जानने से पहले थोड़ा सा फ्लक्स वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद पहुंचेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है एरिया वेक्टर। तो देखो, जब तक आप लोगों ने छठी सातवीं एट्थ क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया क्या एक स्केलर है, एरिया कोई डायरेक्शन नहीं होती भाई। आप लोग कहीं खेत खरीदने जाते हो, या किसी की भी आप ये खरीद के लाए हो, तो जैसे मार्कर भी खरीद के लाए हो, पेन खरीद के लाए हो, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। बट हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एरिया की बात करें, तो एरिया की कोई डायरेक्शन भी होगी। वैसे तो एरिया कोई डायरेक्शन नहीं होती भाई, एरिया कहीं से भी आप कहीं भी खरीद लो, ठीक है, एरिया कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एरिया की डायरेक्शन होगी। वो जानेंगे कैसे होगी, और उसी बेसिस पे हम करेंगे गॉस थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एरिया होता है स्केलर या वेक्टर, एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल यूनिट होती है एल का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट हम परफॉर्मेंस के हिसाब से पहुंचते हैं एरिया वेक्टर। अब अगला हमारा टॉपिक आ गया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ओनली फॉर्मूला आता है इसका, कभी आ जाए तो, या फिर ये पूछ लेता है एरिया स्केलर या वेक्टर, या फिर इसमें से डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेगा। तो ये देखो हमारे पास क्या है, ये कोई भी एक एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है वो डिपेंड नहीं करती ये कितना बड़ा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में ये क्या है, एक रूम है, और रूम में क्या है, एक विंडो लगी हुई है। तो विंडो, ये निर्भर नहीं करता विंडो कितनी बड़ी है, ये निर्भर करता है कि विंडो से कितना प्रकाश अंदर आ रहा है। अब विंडो आप इतनी बड़ी लगा दो कि प्रकाश अंदर आए ही ना, फिर विंडो का फायदा ही क्या है। तो जो इसके अंदर से जो लाइन पास होके आ रही है, ये डिपेंड करेगा फ्लक्स की कितनी अमाउंट ऑफ लाइट पास हो रही है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ई वेक्टर से डिनोट करेंगे, और ये जो एक लाइन जितना एरिया कवर करती है उसे हम ए वेक्टर करेंगे। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास थ्रू ए गिवन एरिया। ठीक है ना? इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। एरिया वेक्टर में तो बस आपने एरिया की बात दिखानी है, वो कैसे दिखाओगे? समझो एक बात को, अगर मैं इस टोटल का एरिया ऐसे मानता हूं तो इसके अंदर क्या है, एन नंबर ऑफ डीएस होंगे। ठीक है, ये हमारा एक एरिया वेक्टर है। बाकी जब भी आपको फॉर्मूला हो तो आपने फ्लक्स का फॉर्मूला रखना है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ये कोस थीटा क्यों आया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक डायरेक्शन है और एरिया की भी एक डायरेक्शन है, और डॉट प्रोडक्ट में होंगे तो घटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कोस थीटा। और दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है और एरिया की भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? ई ए कोस थीटा। अब यूनिट वगैरह निकाल लेते हैं इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और एरिया क्या होता है? एरिया का एरिया रख लेते हैं हम। तो अगर इसकी हम ऐसा यूनिट निकालते हैं तो फोर्स की क्या हो गई? न्यूटन। चार्ज की क्या हो गई? कूलम। एरिया क्या होगी? मीटर का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? एन सी ऊपर जाएगा तो एन सी माइनस वन एम स्क्वायर। अगर डायमेंशनल लिखना है तो फोर्स से क्या होगा? M1 L1 टी की पावर -2। एरिया क्या लिखेंगे? एल का स्क्वायर। और क्या इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। ठीक है, आई टी एम्पियर करंट। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, M1 L इंटू एल कितना होगा? एल का क्यूब टी की पावर -2। ये टी ऊपर आएगा तो क्या होगा? -1। ये करंट ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर की पावर -1। कंबाइन कर लो, M1 L की 3 टी की पावर कितनी हो जाएगी? -3 और ए की पावर -1। ये हमारा आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नंबर में पूछेगा, ऐसा यूनिट पूछ ले या डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पता क्या है? इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम से। वीडियो हल्की सी लंबी नहीं होगी, हम 1 घंटे में क्लियर करेंगे यूनिट को पूरी को। थोड़ा सा हम इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं बेटा, एग्जाम का टाइम है। और पता है किसी भी बच्चे के पास समय नहीं होता इस समय कि वो एक एक टॉपिक को पढ़े। तो सभी बच्चे चाहते हैं कि भाई एक वीडियो के अंदर हम 1 घंटे के अंदर पूरी यूनिट को करें, यानी टोटल हमारे पास 9 यूनिट है, तो ये 9 घंटे के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करें। एक दिन में आप 2-3 यूनिट को रिवाइज करें। अब हमारी गॉस थ्योरम जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, गॉस थ्योरम, ये भी कहां से ली गई है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ली गई है, पर इसमें थोड़ा डायग्राम चेंज होता है। ये हमारा डायग्राम होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होगी और फील्ड का एरिया ये होगा स्मॉल एरिया ds, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, और ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम स्मॉल r भी ले लेते हैं, कैपिटल भी ले लेते हैं, वो हमारी मर्जी होती है। अब गॉस थ्योरम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन पास थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/μ0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। इसको आप समझो। देखो, कोई भी डेफिनेशन मैं बुक से नहीं लिखवाता हूँ, क्योंकि बेटा बुक में हर एक में अलग अलग मिलेगी। डेफिनेशन में हमेशा अपने आप से लिखवाता हूँ ताकि बच्चे को याद करने में प्रॉब्लम ना हो। देखो, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम इसको हम किसे लिखते हैं? ई वेक्टर से। पास थ्रू एक क्लोज सरफेस, एरिया किसे लिख लेंगे हमने? डेल्टा एस से, स्मॉल एरिया, इज इक्वल टू 1/μ0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। कितना? टोटल चार्ज। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? ई वेक्टर
डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। देखो कोई डेफिनेशन आपको रटने वाली नहीं लिखवाऊंगा मैं कभी भी। अब यहां से हम इसको प्रूफ करते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। और ds क्या होता है, एरिया होता है। टोटल का एरिया कितना है, s है। तो s के अंदर से कितने ds बन सकते हैं, n नंबर ऑफ ds बन सकते हैं। और n नंबर ऑफ ds का हम इंटीग्रेशन करें तो क्या बन जाता है, सरफेस एरिया। और इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो 4 पाई से मैंने 4 पाई कैंसिल कर दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या बच गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और उधर भी क्या बच गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। बाकी जब भी आप क्वेश्चन करो तो यहाँ पे एक लाइन लिखा करो, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds वेक्टर इज 0 डिग्री। और देन cos 0 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू याद रखनी है। अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक होता है कूलम्ब्स लॉ वेरिफिकेशन। इसमें हम कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करेंगे। गोस थ्योरम ये और कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना है। डायग्राम सेम चल जाता पर बाकी तो मैंने मिटा दिया। कूलम्ब्स लॉ, अब गोस थ्योरम कंप्लीट हुई है। यानी कि स्टार्टिंग है, जब भी कोई भी टॉपिक गोस थ्योरम का है तो पहले आपने गोस थ्योरम को बताना है, प्रूफ करना है, और फिर उस टॉपिक को चालू करना है। अगर इससे क्या होगा कि आपको अगर वो टॉपिक भी नहीं आता होगा तो आपने नॉर्मल गोस थ्योरम के बारे में लिखा है तो इसके भी आपको 1 या 2 नंबर वो जरूर मिले। अब है प्रूफ ऑफ गोस थ्योरम बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। या फिर ये भी कह सकता हूं भाई, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा गोस थ्योरम, या फिर गोस थ्योरम के द्वारा कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है। तो देखो डायग्राम हमें सेम रखना है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया कितना है, ds एरिया जो इसने कवर किया है, और ये टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, फील्ड पे क्यू चार्ज है, इधर दिखा सकते हो। तो क्लोज सरफेस के अंदर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या, वो अपन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप डॉट प्रोडक्ट को खोल लेंगे तो हमारे पास आएगा डी ds cos 0 इज इक्वल टू क्या, वो अपन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने यहाँ पे लिखना है cos 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक बात और लिखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो E की डायरेक्शन वही है और ds की डायरेक्शन भी क्या है, सेम उधर ही है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल रख लेते हैं, E को ये रख लेते हैं, ds का इंटीग्रेशन करेंगे क्या, वो अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये सब किस में होगा, क्लोज सरफेस में होगा। क्लोज सरफेस E इज इक्वल टू क्या हुआ, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ गया 4 पाई आर का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट में किया था। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके फर्स्ट यूनिट का शॉर्ट वीडियो है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो, वन शॉट देख सकते हो। तो देखिए वहां से हमने पढ़ा था E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में यूज करना है। तो एफ इजिकल टू क्या होगा, E मल्टीप्लाई क्यू। तो E की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने इसको आगे पीछे कर लिया और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, क्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई, इसको हम आगे लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर और क्यू। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया, ये किसका बन गया, कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गॉस थ्योरम को कूलम्ब्स लॉ के द्वारा प्रूव कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होती है, सॉरी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है गॉस थ्योरम का प्रूव करना है बाय द स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। अब स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये कि हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें स्ट्रेट लाइन कंडक्टर हो सकता है, उसके द्वारा हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम जो नेक्स्ट थ्योरम है, गॉस थ्योरम कर रहे हैं हम, प्रूफ बाय, या गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम ऐसे लिख देना, इलेक्ट्रिक
Gauss theorem by straight line carrying current या स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है तो हमने डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम एक स्ट्रेट लाइन एक वायर लेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की साइड जा रही है ऐसे, तो यहाँ पे जो एरिया है वो भी उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऊपर की साइड होगी, डीएस की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और ऐसे नॉर्मल दिखा सकते हो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर चल रहा है, जहाँ भी आप दिखाना चाहो। तो सेम वहीं से शुरुआत करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के अंदर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको खोलेंगे डॉट प्रोडक्ट को तो क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे लिख देंगे कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो डीएस यहाँ पे यूज होगा, देखो इससे पहले हमने सर्कल किया था, स्पेयर किया था, अब ये क्या वायर है, तो वायर के लिए मैं आपको पता होगा, मैं थोड़ी सर ने बताया होगा क्या यूज होता है, 2 π r l। तो E इंटू में डीएस को हटाने के लिए 2 π r l इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा एल। ये याद रखना है यहाँ से, क्यू इज इक्वल टू क्या लेना है, लैम्बडा एल। हर जगह अलग अलग होगा कर्व का सरफेस में। तो क्लोज सरफेस के अंदर E इज इक्वल टू 2 π r l और क्यू की जगह लैम्बडा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्बडा एल अपॉन में 2 π r l एप्सिलॉन नॉट। एल से एल काट देंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लैम्बडा अपॉन में 2 π r एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो प्रूफ है वो हमारा ये होगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कई बार एग्जाम में ये आता है कि गॉस थ्योरम बोल देंगे, सीधा ये लिखा रहेगा इसको प्रूफ करो, तो अब फिर भी आपने ये टॉपिक सोल्व करना पड़ेगा। तो ये गॉस थ्योरम की स्ट्रेट लाइन थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो अब नेक्स्ट होती है हमारी सॉलिड स्फीयर के अंदर पढ़ेंगे अब नेक्स्ट गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिकल गॉस थ्योरम बाय सॉलिड स्फीयर। तो जितनी भी थ्योरम होती है वो सारी गॉस से प्रूफ होगी, पहले गॉस को प्रूफ करके चलोगे। गॉस लॉ बाय सॉलिड स्फीयर। तो देखो जितना हम चलते आए हैं यहां तक तो हमें सेम रखना है, उसके बाद चेंज करें। क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेम था। अब इसमें देखो जो चेंज करने वाले हैं, अब डायग्राम बनाएंगे पहले तो। अब ये सॉलिड की बात है तो ये क्या बिल्कुल फिल है, ये बिल्कुल फिल है अंदर से, तो बाकी डायग्राम वही बनेगा। ओ पॉइंट होगा, ये डीएस होगा, डायरेक्शन भी यही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, और ये चार्ज होगा। डायग्राम वही रहेगा, इसको बिल्कुल गोल बनाना है इसे, और फिर ये चीज रखनी है अंदर से, इसको फिल कर देना है। तो डीएस को यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू होगी वो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी होगी। ई और डीएस को हटाने के लिए हम यूज करेंगे 4 π r का स्क्वायर बराबर में क्यू की जगह रख लेंगे वी रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू वॉल्यूम के का फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4/3 π r⁻³ रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा 4 π r का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से ये क्यू को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, E इज इक्वल टू 4 π से 4 π काट दो, E इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आई। देखो एक बार इसको ध्यान दो, इसको डीएस को हटाने के लिए 4 π r² वो वॉल्यूम के लिए 4/3 π r⁻³ और रो का रो रखना है सेम एज इट इज। अब लास्ट थ्योरम रहती है गॉस की, फिर ये हमारा जो गॉस थ्योरम वाला टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर कैपेसिटर के लिए हमें एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी बेटा ये। और बाकी देखते हैं हम। अब लास्ट थ्योरम क्या है हमारी, ए थिन प्लेट शीट ऑफ चार्ज की।
थिन प्लेट शीट ऑफ चार्ज, थिन प्लेट शीट ऑफ चार्ज। तो हमारे पास जैसे ये एक नेट फील्ड है और यहाँ पे हमने क्या रख लिया, एक फील्ड, एक प्लेट रख ली यहाँ पे देखो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी है, E1 है, और इधर भी कितनी है, E1 है, दोनों की सॉरी E2 मान लो। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि हम लिख सकते हैं E1 बराबर किसके हैं, E2 के हैं। तो हमने ये लिखा हुआ है 2E1, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2E1। तो क्लोज सरफेस के अंदर 2E1 वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय यूजिंग ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सॉरी बाय यूजिंग ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को यूज करते हुए खोलेंगे इसको तो 2E1 ds cos 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से 2E ds को हटाएंगे बराबर में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 2E ds को नॉर्मल रख लेंगे, ds का ds रख लो, और Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू में ds, यूज करते हैं सिग्मा इंटू में ds अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E निकालेंगे तो बाकी सारी चीजें क्लोज सरफेस में होती है। E निकालना है तो 2ds को नीचे भेज दो, तो सिग्मा ds एप्सिलॉन नॉट, और नीचे गया 2ds, ds से ds कट गया, तो क्लोज सरफेस के अंदर E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गॉस थ्योरम सारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी एक बार फटाफट से आप इसको देखते रहो। टाइम 4:10, ये तो मतलब टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जैसे पोटेंशियल का चालू करना पड़ेगा। पोटेंशियल में नहीं, उसका कैपेसिटर में है 6-7 टॉपिक होगा। आप बोल दो चलो चलते हैं कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो बेटा आपकी कैपेसिटर पे होगी, तो वो वीडियो कल ही होगी, जल्दी आपके सामने मिलेगी। तो आपने ये कंप्लीट करके, अगर हमारी तरफ से अगर कुछ आप गलती हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें और कुछ हम सुधार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड की जो मांग है टीम की तरफ से की जा रही है, और जो हमारे सर है चेयरमैन सर, वो जल्दी स्मार्ट बोर्ड हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।